कक्षा 11 कला वर्ग के प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलापति त्रिपाठी बॉयज़ इंटर कॉलेज, आपके भूगोल का तीसरा लेसन लेकर के एक बार फिर इस वर्चुअल कक्षा के माध्यम से शिक्षण के लिए उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, तीसरा अध्याय जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में है, पिछले 2-3 लेक्चर्स से आप समझ रहे हैं। बच्चों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रमाण हैं, उन्हीं में से एक प्रमाण है भूकंप, जिसका पिछले लेक्चर में आपने अध्ययन किया था। उसी से हम इस आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला जो हम बिंदु लेते हैं वो है भूकंप का प्रभाव, जो 2 तरह का होता है, विनाशकारी और लाभकारी। तो आइए बात करते हैं भूकंप का क्या प्रभाव होता है। भूकंप का मतलब होता है प्रभाव का, कि भूकंप कितना प्रभाव कहाँ कहाँ किस रूप में पृथ्वी के धरातल पर डालता है। तो जो विनाशकारी प्रभाव उसका है, उसमें सबसे पहली बात ये होती है कि जब भूकंप आता है और भूकंप की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है तो धरातली विसंगति पैदा हो जाती है, यानी धरातल पर विसंगति पैदा हो जाती है। विसंगति का मतलब कभी कभी उसमें दरार हो जाती है, कभी कभी एक तरफ का झुकाव हो जाता है, कहीं उभार और कहीं धसाव हो जाता है। तो इस तरह से पृथ्वी के ऊपर के धरातल पर बहुत सारी विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं, जो बहुत हमारे लिए परेशानी का सबब होती हैं। बहुत उनसे दिक्कत होती है, उनको फिर से सही करने में काफ़ी श्रम साध्य कार्य हो जाता है मनुष्य के लिए। दूसरा है भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब होता है कि चट्टानी टुकड़ों का नीचे गिरना, और ये ज़्यादातर ऊंचाई वाले क्षेत्रों, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों तक जब भूकंप का प्रभाव पहुंचता है तो वहाँ से चट्टानी टुकड़े टूट टूट करके गिर जाते हैं। ये भी बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि कभी कभी इन पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतों पर जाने के लिए सड़कें बनी होती हैं, तो भूस्खलन में वो सब भी ढह जाते हैं। इसके अलावा हिम क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, वहाँ हिमस्खलन हो जाता है। ये भी हानिकारक प्रभाव डालता है धरातल पर। इसके अलावा धरातली विस्थापन हो जाता है। धरातली विस्थापन का मतलब होता है कि जैसे कहीं का धरातल थोड़ा सा कट के हट गया, नदी से अपना रास्ता बदल दी, उसने कटाव कर दिया, तो ये सब भी धरातल पर एक तरीके के विनाशकारी प्रभाव के रूप में हमारे सामने आता है। साथ ही साथ बांध और तटबंध टूट जाते हैं। जैसे बड़े बड़े जो नदियों पर बांध बनाए जाते हैं, कभी कभी भयंकर भूकंप से वो टूट जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पर जो संचित जल होता है, जो बड़ी मात्रा में पानी होता है, वो बहुत दूर तक फैल जाता है, और इससे आसपास के गांव उसकी चपेट में आ जाते हैं, बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, और धन जन की बहुत हानि उठानी पड़ती है। इसके साथ एक और क्षेत्र में धन जन की भयानक हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि जब भूकंप की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है, इमारतें गिर जाती हैं, लोगों के घर मकान गिरते हैं, जिसमें तमाम लोग जो है पता भी नहीं चलता कि कब उनको मौत ने घेर लिया, और वो अपने घरों में सो रहे हैं, अचानक भूकंप आया, छत बैठ गई। ऐसा बहुत सा वाकया हुआ है जहाँ हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। साथ ही साथ सड़कें, पुल, रेलवे लाइन, ये सब जो है भूकंप में ये सब भी नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, जिससे काफ़ी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार हमें धन और जन की काफ़ी हानि होती है अगर भूकंप बहुत तीव्र होता है। तो एक और घटना होती है आग लगने की। कभी कभी भूकंप आने से अगर किसी जगह आग जल रही हो, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री हो जहाँ अग्नि से संबंधित कार्य होता हो, तो वहाँ पे आग लग जाती है। ये भी एक समस्या है। और एक और जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो समुद्र के किनारे रहने वालों के लिए होता है, और वो है सुनामी। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, सुनामी कोई भूकंप नहीं है, लेकिन ये भूकंप जनित है, यानी भूकंप के कारण सुनामी आती है। सुनामी समुद्री लहरों का भयानक प्रकोप है, और जब समुद्र के अंदर कहीं भूकंप आता है तो समुद्र का जल बहुत तेजी के साथ तटीय क्षेत्रों को तोड़ता हुआ काफ़ी दूर तक चला जाता है, और भयंकर लहरें समुद्र में उठती हैं, जो कि आसपास के पूरे क्षेत्र को अपनी जद में ले लेती हैं। तो इस तरह सुनामी एक भयंकर आपदा होती है जो भूकंप के कारण आती है।
तो ये हो गए आपके विनाशकारी प्रभाव। क्या भूकंप से कुछ लाभ भी होते हैं? आप सोचेंगे कि क्या लाभ होता होगा, सब तो नुकसान ही नुकसान है, लेकिन कभी कभी कुछ लाभ होता है। इसलिए यहाँ पर एक चीज और है कि लाभकारी प्रभाव भूकंप का क्या होता है। तो मैं आपको 2-3-4 जो लाभकारी प्रभाव है उससे परिचित करा दूं। कभी कभी देखो बच्चों, भूकंप जब आता है तो कहीं कहीं की जमीन बैठ जाती है। जब जमीन बैठ जाती है तो क्या होता है कि अंदर तक जमीन बैठ गई, अंदर से पानी का सोता फूट गया और वहां पे जो एक गर्त बन जाता है, माने बहुत गहरा जो गर्त बन जाता है उसमें पानी भर जाता है, तो हमको एक झील मिल जाती है बनी बनाई। तो एक फायदा तो ये होता है। इसके अलावा क्या होता है कि भूकंप के आने से किसी स्थान की चट्टानें कमजोर हो जाती हैं, तो जिस उस पर अपक्षय के जो कारक होते हैं जैसे नदी है, हवा है, ये सब अपना कार्य करती हैं, तो एक तरीके से अच्छी मिट्टी की रचना हो जाती है। ये भी एक फायदा है। साथ ही साथ जल स्रोत का उद्भव हो जाता है। जैसे अभी अभी मैंने बताया कि सोते फूट जाते हैं, तो सामान्य स्थानों पर भी कभी कभी दरार इतनी गहरी होती है कि पानी की मात्रा उसमें से निकलने लगती है, इससे हमको एक जल स्रोत मिल जाता है। और साथ ही साथ एक और लाभ ये भी है कि कभी कभी भूगर्भ के अंदर से, यानी जमीन के भीतर से जब जमीन फट जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो कई तरह के खनिज भी बाहर आ जाते हैं जो हमको बिना खुदाई किए हुए मिल जाते हैं। तो इस प्रकार कुछ लाभ भी हैं भूकंप आने से, यद्यपि ये लाभ हानि की तुलना में बहुत कम है, यानी हानि बहुत ज़्यादा होती है, क्षति बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार ये दोनों बिंदुओं से आप परिचित हो गए। अब हम आते हैं भूकंप की आवृत्ति पर। भूकंप की आवृत्ति का मतलब क्या होता है? भूकंप की आवृत्ति का मतलब होता है भूकंप का आने की प्रक्रिया कितनी बार आती है, किस क्षमता के होते हैं, इसी को हम भूकंप की आवृत्ति कहते हैं। तो बच्चों, मैं बताना चाहूँगा कि भूकंप सभी भागों में बहुत तेज नहीं आता है। ये कुछ ऐसे विशिष्ट क्षेत्र हैं जहां भूकंप बहुत तेज होता है, उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर बहुत ज़्यादा होती है और वो भूकंप विनाशकारी होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पृथ्वी के गर्भ में भ्रंश के समीप जहां भ्रंशन होता है, भ्रंश के समीप वाले क्षेत्रों में बहुत तेज भूकंप आने की संभावना ज़्यादा होती है। और इस तरह के भूकंप हमेशा नहीं आते, 1-2 साल में एकाध बार इस तरह के भयानक भूकंप आते हैं। वैसे दुनिया के यानी पृथ्वी के किसी न किसी कोने में हर मिनट भूकंप के झटके आते हैं, लेकिन वो इतने हल्के होते हैं कि उनसे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये भूकंप की आवृत्ति है। अब हम इस लेसन के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर पहुंच गए, जिस लेसन का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब हम वही देखने जा रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और इसको आपको समझाने के लिए मैंने पहले से यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक चित्र बना रखा है, जो आपकी पुस्तक में भी है। आप लोग उस पुस्तक के चित्र को भी देखेंगे, लेकिन आप यहाँ समझेंगे तो बहुत आसानी से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इस चित्र के माध्यम से मैं इन 3 बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि ये वो 3 पार्ट है, ये 3 परतें हैं पृथ्वी की, जिससे हम इसके आंतरिक संरचना का अवलोकन करते हैं। ठीक है? तो और ये मैं बता दूं आपको कि ये परतें भूकंपीय तरंगों के आधार पर निर्धारित की गई हैं। भूकंपीय तरंगे जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, उन्हीं के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों के माध्यम से समझते हैं। तो उसमें से जो सबसे ऊपर की परत है उसका नाम है भूपर्पटी या क्रस्ट। आप यहां देखें, ये जो हिस्सा ऊपर का है, यहां तक का ये पूरा हिस्सा, ये हमारा ऊपरी धरातल है पृथ्वी का। ठीक है? और ये ऊपरी धरातल की मोटाई 0 से लेकर लगभग 100 किलोमीटर मोटी है। ये 100 किलोमीटर, 0 से 100 किलोमीटर मोटी ये भूपर्पटी की मोटाई है। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। ठोस है लेकिन भंगुर भी है, यानी कि हम जरा सा अगर इस पर कोई फावड़ा चला दें या कुछ कर दें तो टूट भी जाती है मिट्टी। तो ये ठोस तो है लेकिन भंगुर भी है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसी भी चट्टानें नीचे जाकर के हैं जिसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है? हालांकि मैंने बताया कि लगभग 100 किलोमीटर तक मोटी है, लेकिन सब जगह समान मोटाई नहीं है। जैसे महाद्वीप हैं जो,
महाद्वीपों के नीचे लगभग ये 30 किलोमीटर मोटी है। हिमालय के नीचे ये लगभग 70 किलोमीटर मोटी है और महासागरों के नीचे ये मात्र 5 किलोमीटर मोटी है। अब हम इसके घनत्व की बात करें, जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में सबसे ज़्यादा जो फायदा मिलता है, तो मैं आपको बता दूं 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इसको हम घन सेंटीमीटर में निकालते हैं। 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर औसत घनत्व, औसत समझ रहे हैं, यानी पर्वतों के नीचे, महाद्वीपों के नीचे, महासागरों के नीचे सबको जोड़ करके अगर एक एवरेज निकाला जाए तो 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ये औसत है घनत्व का, जो इसकी चट्टानों का घनत्व है ऊपर के भूपर्पटी का। और महासागरों के नीचे अगर हम देखें तो ये घनत्व थोड़ा कम हो जाता है, ये है 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब इसका कारण भी आप जान लें कि समुद्रों के नीचे घनत्व थोड़ा सा कम क्यों है। वो इसलिए क्योंकि महासागरों के नीचे बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं और बेसाल्ट चट्टानों का घनत्व सामान्य चट्टानों के अपेक्षा थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा भूपर्पटी जो हमारा ऊपर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा। अब हम देखिए यहां से लेकर के यहां तक, इसको हमने इंगित किया है मेटल, मेंटल यानी पृथ्वी के भूगर्भ की दूसरी परत भूपर्पटी के नीचे स्थित है, आप देख रहे हैं। और इस मेटल का जो ये ऊपरी भाग है, देखिए इसमें 2 भाग दिख रहे हैं आपको, ये ऊपरी भाग है और ये निचला भाग है। यहां तक ये निचला भाग है, ये ऊपरी भाग है। ऊपरी भाग को हम लोग दुर्बलता मंडल कहते हैं। अब आपको बता दूं दुर्बलता मंडल का मतलब क्या है और क्यों इसको दुर्बलता मंडल कहते हैं। यहां क्या होता है कि भूकंपी जो तरंगे होती हैं, जो आपको पीछे बताया था मैंने, यहां भूकंपी तरंगों की गति बेहद मंद होती है, बहुत बहुत हल्की। और आपको अभी आगे ज्वालामुखी बताएंगे, हालांकि आप ज्वालामुखी से परिचित भी हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट से जो लावा निकलता है, वो लावा इसी दुर्बलता मंडल में पाया जाता है, याद रखिएगा। ये जो दुर्बलता मंडल यानी मेंटल की ऊपरी परत है, इसी में वो तरल और ज्वलनशील लावा पाया जाता है जो ज्वालामुखी के फटने पर ऊपर धरातल पर प्रकट होता है। इसकी मोटाई लगभग 100 से 200 किलोमीटर तक है। और अगर हम इसके चट्टानों के घनत्व की बात करें तो बच्चों, मेंटल के चट्टानों का औसत घनत्व 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर मेंटल का औसत घनत्व है। चलिए अब हम चलते हैं इस तीसरे पर। भूपर्पटी आपने देख लिया, मेंटल देख लिया, और आप क्रोड देखेंगे। अब आप देख रहे हैं क्रोड जो है ये 2900 किलोमीटर के नीचे से लेकर के और बिल्कुल भूगर्भ के केंद्र तक है। ये पृथ्वी के अंदर एक गोले की तरह, मतलब पूरा केंद्र में एक गोलाकार रूप से है क्रोड। क्रोड और मेंटल की सीमा 200 किलोमीटर की गहराई तक है। क्रोड और मेंटल की सीमा 200 किलोमीटर, सॉरी 2900 किलोमीटर, आप देख रहे हैं 2900 किलोमीटर की गहराई तक क्रोड और मेंटल की ये सीमा है। मतलब यहाँ पे देखिए मेंटल यहाँ खत्म हो रहा है और क्रोड यहाँ से शुरू हुआ, तो ये सीमा हमारी 2900 किलोमीटर से प्रारंभ होती है। क्रोड के 2 भाग हैं, आप देख सकते हैं इस क्रोड के 2 भाग हैं। यहाँ से इसको विभाजित किया गया है ऊपर और नीचे। तो ये 2900 से लेकर 5100 किलोमीटर तक पहला भाग है, जिसको हम बाह्य कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य कोड। और 5100 किलोमीटर से लेकर के और यहां केंद्र तक बिल्कुल जो है हिस्सा, उसको हम कहते हैं आंतरिक कोड। बाह्य कोड और आंतरिक कोड। बाह्य कोड जो हमारा है, क्रोड का पहले हम घनत्व बता दें आपको। क्रोड का घनत्व 8.11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है।
क्रोड का औसत घनत्व 8.11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे ये घनत्व और भी बढ़ता चला जाता है। क्रोड भारी पदार्थों से निर्मित है। ऊपर वाला जो है आपका मैंने बताया बाह्य क्रोड, वो तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में है, पिघले हुए अवस्था में है। और नीचे का जो क्रोड है, क्रोड का जो आंतरिक भाग है, यानी आंतरिक क्रोड जो है वो भारी पदार्थ से बना है, जिसमें निकिल और फेरियम के तत्वों की प्रधानता है। निकिल मतलब आप लोहा कह सकते हैं, तो इनकी प्रधानता है। तो निकिल और फेरियम की वजह से इसको कहा जाता है नीफे। नी जो है वो निकिल का और फेरियम का फे, तो निफे कहते हैं। इस पूरे हिस्से को निफे कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, अगर उसको परतों के माध्यम से व्यक्त किया जाए तो 3 परतें हैं, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत बेहतर ढंग से इसको समझ लिया होगा। पुस्तक में एक बार और ढंग से इस विशेष रूप से इस चित्र का अध्ययन आप लोग करके इसको और ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। और अब इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। अगले लेक्चर में हम इस पाठ का समापन करेंगे। जो एक चीज बची है ज्वालामुखी, वो हम अगले लेक्चर में आपके समझ प्रस्तुत करेंगे और उसी के साथ ये लेसन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।